बेसिक पॉपुलेशन डेटा देखेंगे इंडिया और वर्ल्ड का। ओके। फिर एक्सप्लोर करेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब लोग कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाँ बिल्कुल, एसेंशियल कॉन्सेप्ट है ये। फिर माल्थस वर्सेस मार्क्स, पॉपुलेशन पर दो बिल्कुल अलग व्यूज। क्लासिक डिबेट। हम ओवर पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे, इसके कॉजेस क्या हैं, क्या इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। फिर माइग्रेशन, उसके टाइप्स, क्यों होता है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। माइग्रेशन तो बहुत रेलेवेंट है इंडिया के लिए। और हम डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक डिजास्टर में डिफरेंस क्लियर करेंगे। हाँ, ये डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। हम डेमोग्राफिक विंटर पे भी बात करेंगे। फिर पॉवर्टी और पॉपुलेशन का क्या लिंक है, वो विशियस सर्कल वाला पॉइंट। एग्जैक्टली और फाइनली इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स और टाइम के साथ पॉलिसीज कैसे इवॉल्व हुई हैं वो देखेंगे। रेडी? लेट्स डाइव इन। पॉपुलेशन बेसिक्स इन डेटा, इंडिया एंड वर्ल्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो? बेसिकली पॉपुलेशन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे एक कंट्री, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे रह रहे हैं। सिंपल। गॉट इट, टोटल लोग। और इंडिया का स्टेटस क्या है अभी? मोस्ट पॉपुलस सुना था। हाँ बिल्कुल, इंडिया अभी ऑफिशियली वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन है। करीब मतलब 1.43 से 1.44 बिलियन लोग हैं यहाँ पे। बिलियन? दैट्स ह्यूज। और वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है? वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी अराउंड 8 बिलियन है और प्रोजेक्शंस हैं कि शायद 2080 तक ये 10.4 बिलियन तक पहुंच सकती है। ओके, अब थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक डेटा पे आते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में क्या? इंडिया की एवरेज डेंसिटी काफी हाई है। वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से अराउंड 464 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 464, वाओ। हाँ, पर ये याद रखना है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है पूरे देश में। राइट। कहीं बहुत हाई है जैसे बिहार वेस्ट बंगाल में, और कहीं बहुत लो जैसे अरुणाचल प्रदेश में। हम्म। मतलब क्राउडेड शहर वर्सेस खुली जगह इमेजिन कर सकते हैं। राइट, वो वेरिएशंस तो होंगे ही। अच्छा, एज स्ट्रक्चर, मैं सुनता रहता हूँ कि इंडिया यंग कंट्री है। इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली ट्रू। करीब 66% पॉपुलेशन जो है वो 15 से 64 साल के बीच में है, यानी प्राइम वर्किंग एज ग्रुप। 66%? हाँ, और मीडियन एज सिर्फ 29 साल है। अगर कंपेयर करें चाइना से जहाँ 38.4 है या यूएस से 38.5, तो इंडिया काफी यंग है। और इसी यूथ बल्ब से वो फेमस डेमोग्राफिक डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी आती है। राइट, डिविडेंड की बात। पर ये भी ध्यान में रखना है कि लगभग 10% पॉपुलेशन 60 साल या उससे ऊपर की है। हाँ। तो ये फ्यूचर में एजिंग या डेमोग्राफिक विंटर का भी इशारा है। एक बैलेंस है। इंटरेस्टिंग, दोनों चीजें साथ चल रही हैं। व्हाट अबाउट जेंडर कॉम्पोजिशन और लिटरेसी लेवल्स? जेंडर कॉम्पोजिशन में थोड़ा स्क्यू है। ओवरऑल सेक्स रेशियो अगर 2011 सेंसस देखें तो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स था। 943, ओके। और चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 ईयर्स तो और भी कम था, 919। इसमें भी अगेन बड़े रीजनल डिफरेंसेस हैं। केरला बेहतर परफॉर्म करता है, हरियाणा पीछे है। लिटरेसी? लिटरेसी रेट ओवरऑल 77.7% के आसपास है। मेल लिटरेसी 84%, फीमेल लिटरेसी 70.3%। तो यहाँ भी गैप है, और रूरल अर्बन गैप भी है, जेंडर गैप भी है। ओके। और लोग काम क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक कॉम्पोजिशन कैसा है वर्कफोर्स का? मोटा मोटा रफली 46% अभी भी एग्रीकल्चर में है, करीब 11% मैन्युफैक्चरिंग में, और एक बड़ा चंक 44% सर्विसेज सेक्टर में है। सर्विसेज में इतना ज्यादा? हाँ, पर एक चिंता की बात यह है कि नियरली 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं, बेनिफिट्स नहीं। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी एक चैलेंज है, खासकर अर्बन एरियाज में, जहां 15-20% तक हो सकता है। अर्बनाइजेशन और फर्टिलिटी ट्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ना? डेफिनेटली। अभी लगभग 36% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, और यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एवरेज बच्चे पर वुमन अब 2.0 है। 2.0? रिप्लेसमेंट लेवल तो 2.1 होते हैं ना? एग्जैक्टली। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया है। ये एक मेजर डेमोग्राफिक शिफ्ट है इंडिया के लिए। वाओ। साथ ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर लगभग 71 साल हो गई है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी कम होकर 28 पर 1000 लाइफ बर्थ्स हो गया है। ये पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। ये टीएफआर का रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जाना, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं तुम्हारे हिसाब से? और अगर 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल है, तो इससे इंडिया के सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के सपने पर क्या असर पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? कंसिडरिंग ये जो इतने वेरिएशंस हैं, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी में, अलग-अलग रीजन्स में, तो पॉलिसी मेकर्स इफेक्टिव नेशनल स्कीम्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं? एनी थॉट्स? पॉज करके सोचिए, ये सारे नंबर्स, ये डेटा पॉइंट्स मिलकर इंडिया की करंट स्टोरी कैसे बता रहे हैं? क्या पिक्चर बन रही है? इन शॉर्ट, इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है, एवरेज एज काफी यंग है, लेकिन देश के अंदर काफी वेरिएशंस हैं, और फर्टिलिटी रेट्स में एक बड़ा शिफ्ट आया है जो अब रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नंबर्स पता चल गए, लेकिन लोग जहां रहते हैं वहीं क्यों रहते हैं? पूरी पॉपुलेशन इवनली स्प्रेड आउट क्यों नहीं है? अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। राइट। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने देखा बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है। इसके पीछे कई की फैक्टर्स हैं। इन्हें हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स में। ओके, कैटेगरीज। लेट्स स्टार्ट विद ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। सबसे पहले वाटर अवेलेबिलिटी,
पानी तो लाइफ के लिए एसेंशियल है, इसलिए रिवर वैलीज जैसे इंडस या नाइल हमेशा से पॉपुलेशन हब्स रहे हैं। बिल्कुल। फिर लैंड फॉर्म्स भी मैटर करते हैं। फ्लैट प्लेन्स जैसे गैंगेटिक प्लेन्स हैं, वहाँ फार्मिंग, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट आसान होता है कंपेयर तो पहाड़ी इलाके। हाँ, सीधी जमीन पे रहना आसान है। क्लाइमेट का भी रोल है। ज्यादातर लोग मॉडरेट क्लाइमेट प्रेफर करते हैं, एक्सट्रीम ठंड या गर्मी से बचना चाहते हैं। सॉइल फर्टिलिटी पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी एग्रीकल्चर के लिए, अभी भी है, पर अब जैसे इकोनॉमीज डाइवर्सिफाई हो रही हैं तो कुछ जगहों पे इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हुई है, जैसे दुबई को देखो। अच्छा पॉइंट है। फिर प्रॉक्सिमिटी टू सिटीज आजकल बहुत बड़ा फैक्टर है। शहर अपॉर्चुनिटी के सेंटर्स होते हैं। और फाइनली लोग ऐसी जगहों को अवॉइड करते हैं जहां नेचुरल डिजास्टर्स का खतरा ज्यादा हो। मेक सेंस, लॉजिकल है। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स, पैसे का क्या रोल है इसमें? इकोनॉमिक फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस तो बहुत ही ज्यादा है। जैसे जहां मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वहां माइनिंग और इंडस्ट्री आती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। एग्जांपल छोटा नागपुर प्लेटो। जॉब्स आते हैं वहाँ। हाँ, अर्बनाइजेशन अपने आप में एक इकोनॉमिक मैग्नेट है। जॉब्स, एजुकेशन, बेटर लाइफ की उम्मीद लोगों को खींचती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से जॉब क्लस्टर्स बनते हैं, जैसे जापान का कोबे, ओसाका रीजन। ओके। अच्छी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जगहों को एक्सेसिबल बनाती है बिजनेस और रहने के लिए। तो फंडामेंटली लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तरफ मूव करते हैं, ऐसी जगह जहां डाइवर्स जॉब मार्केट हो। ओके। डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं क्या? बिल्कुल। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में माइग्रेशन की है। लोग कम अपॉर्चुनिटी वाली जगहों से पुश होते हैं। पुश फैक्टर्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और बेहतर प्रोस्पेक्ट्स वाली जगहों की तरफ पुल होते हैं। पुल फैक्टर्स जैसे जॉब्स। हाँ। फिर नेचुरल इंक्रीज यानी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट भी कंट्रीब्यूट करता है। जहां बर्थ रेट ज्यादा है वहां नेचुरली पॉपुलेशन लोकली बढ़ती है, जैसे यूपी, बिहार। सैडली डिजीजेस या एपिडेमिक्स भी डिस्ट्रीब्यूशन पे असर डाल सकते हैं। और पॉलिटिकल फैक्टर्स में आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लोग सेफ और स्टेबल रीजन्स में रहना पसंद करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट या वॉर लोगों को भागने पर मजबूर करता है, जैसे यूक्रेन। पॉलिटिकल अनरेस्ट या डिस्क्रिमिनेशन से भी लोग दूर जाते हैं। और गवर्नमेंट की माइग्रेशन पॉलिसीज भी पॉपुलेशन मूवमेंट को इनकरेज या रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। राइट। और लास्ट में सोशल या कल्चरल फैक्टर्स, उनका क्या रोल है? हाँ, वो भी मैटर करते हैं। सोशल कल्चरल फैक्टर्स जैसे कि टॉलरेंस और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वाली जगह अक्सर डाइवर्स पॉपुलेशंस को अट्रैक्ट करती हैं। लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। एग्जैक्टली। और एग्जिस्टिंग कम्युनिटी नेटवर्क्स, मतलब अगर किसी कम्युनिटी के लोग पहले से कहीं बेस से हुए हैं तो उनके लिए वहां माइग्रेट करना आसान हो जाता है, जैसे दिल्ली में बिहार से आए लोगों के सपोर्ट नेटवर्क्स। एक स्पेसिफिक सोशल फैक्टर इंडिया में है सोन मेडा प्रेफरेंस, बेटे की चाहत, जिसके कारण फैमिलीज बड़ी हो सकती हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। गुड़गांव पहले दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव था। हाँ बिल्कुल। पर अब देखो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, आईटी हब्स, इंडस्ट्रीज, ये इकोनॉमिक पुल फैक्टर हुआ। और दिल्ली से नजदीकी जियोग्राफिकल फैक्टर। रिजल्ट क्या हुआ? मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ और हाई डेंसिटी। कूल ना? बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब अपने होम टाउन के बारे में सोचो लिसनर। व्हाट जियोग्राफिकल या इकोनॉमिक फैक्टर्स तुम्हारे हिसाब से वहां की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज्यादा शेप करते हैं? क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फ्यूचर में राइजिंग सी लेवल्स या बदलते वेदर पैटर्न्स लोगों के रहने की जगह को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? व्हाट आर योर थॉट्स? क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कोई नया हाईवे बनाना या स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करना पॉपुलेशन पैटर्न्स को सच में सिग्निफिकेंटली बदल सकती हैं? कैसे? थोड़ा सोच लो इस पर। पॉज करके सोचिए, ये सारे फैक्टर्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं? क्यों कभी-कभी एक फैक्टर किसी स्पेसिफिक जगह पर बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? इन शॉर्ट, लोग कहाँ रहते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और सोशल डायनामिक्स का, और ये सब फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो पॉपुलेशन चेंज को टाइम के साथ समझने में हेल्प करता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल या डीटीएम। ये क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों होनी चाहिए? यहाँ से चीजें रियली इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। डीटीएम देखो बेसिकली एक मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है जैसे जैसे वो इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप होती है। अच्छा, डेवलपमेंट से लिंक्ड है। हाँ, ये बर्थ रेट्स यानी पर 1000 लोगों पर साल में कितने बर्थ्स और डेथ रेट्स पर 1000 लोगों पर साल में कितनी डेथ्स के ट्रेंड्स को देखता है ओवर टाइम। समझो ये पॉपुलेशन चेंज का एक रोड मैप जैसा है। रोड मैप, ओके। इसके टिपिकली 4 मेन स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 हाई स्टेशनरी, ये प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जैसी होती हैं। बर्थ रेट भी बहुत हाई, डेथ रेट भी बहुत हाई। दोनों हाई। हाँ, बर्थ रेट्स हाई क्योंकि फैमिली प्लानिंग नहीं, इन्फेंट मोर्टेलिटी हाई, तो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं होपिंग कुछ सर्वाइव करेंगे। डेथ रेट्स हाई क्योंकि हेल्थ केयर, सैनिटेशन सब पोर होता है, डिजीजेज ज्यादा होती हैं। रिजल्ट, पॉपुलेशन या तो स्टेबल रहती है या बहुत धीरे बढ़ती है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज अभी भी इस स्टेज के करीब हैं। ओके, स्टेज 1 क्लियर। स्टेज 2 अर्ली एक्सपैंडिंग, यहाँ डेवलपमेंट शुरू होता है। डेथ रेट्स तेजी से गिरती हैं, मेडिकल इंप्रूवमेंट्स, बेटर सैनिटेशन, फूड सप्लाई के कारण। लेकिन बर्थ रेट्स अभी भी हाई रहती हैं। डेथ रेट गिर गया, बर्थ रेट हाई है। हाँ, क्योंकि सोशल नॉर्म्स जैसे फैमिली साइज के उन्हें बदलने में टाइम लगता है। तो गिरते डेथ रेट और हाई बर्थ रेट के बीच का गैप, उससे होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया इस फेज से गुजरा है, रफली 1951 से 1981 के बीच। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। स्टेज 3 स्टेज 3 लेट एक्सपैंडिंग,
डेवलपमेंट और आगे बढ़ता है। अब बर्थ रेट्स भी गिरना शुरू हो जाती हैं सिग्निफिकेंटली। क्यों? एजुकेशन बढ़ती है, खासकर विमेन की, अर्बनाइजेशन होता है, कॉन्ट्रासेप्शन का एक्सेस बढ़ता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होती है, तो इंश्योरेंस बच्चों की ज़रूरत कम लगती है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। इंडिया को अभी इसी स्टेज में माना जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है बर्थ रेट भी लो, डेथ रेट भी लो, दोनों लो और स्टेबल हो जाते हैं। रिजल्ट? पॉपुलेशन ग्रोथ या तो बहुत कम हो जाती है, जीरो हो जाती है, या इवन नेगेटिव हो जाती है, मतलब पॉपुलेशन घटने लगती है। जापान, जर्मनी, इटली इसके एग्जांपल्स हैं। और यहीं पर डेमोग्राफिक विंटर का कॉन्सेप्ट आता है। तो की टेक अवे ये है कि डेथ रेट्स पहले गिरती हैं मेडिकल टेक एडवांसेस के कारण, जबकि बर्थ रेट्स बाद में गिरती हैं सोशल चेंजेस के कारण, जिसमें टाइम लगता है। एग्जैक्टली। और इसी टाइम लैग के बीच में जब डेथ रेट्स गिर चुकी हैं पर बर्थ रेट्स अभी भी हाई हैं, यानी स्टेज 2 और अर्ली स्टेज 3, तभी वो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। और यही पीरियड एक विंडो ओपन करता है डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए, जिसकी बात हम आगे करेंगे। मुझे वो रेस वाली एनालॉजी याद आ रही है। मेडिकल प्रोग्रेस डेथ रेट रिडक्शन एक फास्ट रनर है जो जल्दी स्टार्ट करता है। सोशल चेंज बर्थ रेट रिडक्शन एक स्लो रनर है जो देर से स्पीड पकड़ता है। बीच के गैप में पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सिंपल और क्लियर। इंडिया अभी लेट एक्सपैंडिंग स्टेज 3 में है। तो स्टेज 4 की तरफ बढ़ते हुए क्या लगता है किस तरह के सोशल और इकोनॉमिक शिफ्ट्स हो सकते हैं इंडिया में? थोड़ा सोच लो। क्या हर कंट्री इन्हीं स्टेजेस को एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में फॉलो करती है या एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं? क्यों? फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे एडवांस्ड आईवीएफ या अगर लाइफ एक्सटेंशन पॉसिबल हो जाए तो ये डीटीएम के ट्रेडिशनल स्टेजेस को कैसे डिसरप्ट या ऑल्टर कर सकती हैं? एनी आइडियाज? पॉज करके सोचिए। ये मॉडल जो हिस्टोरिकल वेस्टर्न एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, आज की फास्ट चेंजिंग ग्लोबलाइज्ड दुनिया में कितना रेलेवेंट है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए? इन शॉर्ट, डीटीएम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो बताता है कि बर्थ और डेथ रेट्स टिपिकली डेवलपमेंट के साथ कैसे चेंज होते हैं, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सप्लोजन, स्लोइंग ग्रोथ और स्टेबलाइजेशन या डिक्लाइन के प्रिडिक्टेबल स्टेजेस से गुजरती है। Malthus वर्सेस मार्क्स ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ ये प्रॉब्लम्स का कॉज है या उनका रिजल्ट? दो बड़े थिंकर्स ने इस पर बिल्कुल अलग अलग जवाब दिए, थॉमस मैल्थस और कार्ल मार्क्स। देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। थॉमस मैल्थस जो लेट 18th सेंचुरी में लिख रहे थे, उनका व्यू काफी पेसिमिस्टिक था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि पॉपुलेशन अगर अनचेक्ड रहे तो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, जैसे 1 2 4 8 16। एक्सपोनेंशियली। ओके, लेकिन फूड सप्लाई या रिसोर्सेज सिर्फ अरिथमेटिकली बढ़ती है, जैसे 1 2 3 4 5। तो गैप बढ़ता जाता है। हाँ, इसका इनएविटेबल रिजल्ट माल्थस के अकॉर्डिंग ये है कि पॉपुलेशन हमेशा रिसोर्सेज से आगे निकल जाएगी, जिससे स्कार्सिटी होगी, पॉवर्टी, फैमिन, डिजीज, वॉर होगा। इन्हें उन्होंने पॉजिटिव चेक्स कहा जो फोर्सफुली पॉपुलेशन कम करते हैं। पॉजिटिव चेक्स मतलब नेचर का तरीका पॉपुलेशन कंट्रोल का। एक तरह से उनके व्यू पॉइंट से। इससे बचने के लिए उन्होंने प्रिवेंटिव चेक्स एडवोकेट किए, जैसे शादी देर से करना, मॉरल रिस्ट्रेंट या सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना। तो बेसिकली माल्थस का मानना था कि पॉपुलेशन ग्रोथ पॉवर्टी का कारण है। ओके, एक काफी सीरियस वार्निंग थी ये। अब कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव क्या था? बिल्कुल अलग था ना? हाँ, कंप्लीटली डिफरेंट एंगल। मार्क्स जो मिड 19th सेंचुरी में लिख रहे थे, उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम को ब्लेम किया, स्पेसिफिकली कैपिटलिज्म को। उन्होंने कहा कि पॉवर्टी पॉपुलेशन ग्रोथ का नेचुरल आउटकम नहीं है, बल्कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम द्वारा क्रिएट और मेंटेन की जाती है ताकि उन्हें चीप लेबर की एक बड़ी सप्लाई मिलती रहे, जिसे उन्होंने रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर कहा। अच्छा, तो सिस्टम की गलती है? मार्क्स के हिसाब से हाँ। उनका मानना था कि गरीब लोग हैव नॉट्स शायद ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वो उन्हें पोटेंशियल वेज अर्नर्स के तौर पर देखते हैं। मोर हैंड्स मोर इनकम। और पॉवर्टी खुद ही एजुकेशन, अवेयरनेस और फैमिली प्लानिंग मेथड्स तक एक्सेस को लिमिट करती है। तो मार्क्स के लिए रिलेशनशिप उल्टा था, पॉवर्टी पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण है। फैसिनेटिंग कॉन्ट्रास्ट। ये डिबेट तो आज भी बहुत रेलेवेंट लगती है। जब हम कहीं पॉवर्टी और बड़ी फैमिलीज को साथ देखते हैं, तो क्या वहां मैल्थस की थ्योरी काम कर रही है? रिसोर्सेज के लिए लोग ज्यादा हैं, या मार्क्स का पॉइंट सही है, पॉवर्टी लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मजबूर कर रही है? जैसे बहुत गरीब रूरल एरियाज में जो फैमिलीज हैं, वहां कौन सी थ्योरी ज्यादा फिट लगती है? आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के साथ कौन सी थ्योरी मैल्थस या मार्क्स पॉपुलेशन पॉवर्टी लिंक को समझने के लिए ज्यादा रेलेवेंट लगती है और क्यों? क्या ये पॉसिबल है कि मैल्थस और मार्क्स दोनों ही पार्शली सही थे और उनकी थ्योरीज अलग अलग कॉन्टेक्स्ट या कंट्री में डिफरेंटली अप्लाई होती हैं? कैसे? मैल्थस ने पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण बड़े पैमाने पर फैमिन प्रेडिक्ट की थी, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन या जीएमओज ने उनकी फूड सप्लाई के बारे में प्रेडिक्शंस को कैसे चैलेंज किया? पॉज करके सोचिए, ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है पॉवर्टी और पॉपुलेशन के बीच, अगर आप पॉलिसीज डिजाइन कर रहे होते तो इस चिकन एंड एग प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते? कहां से शुरू करते? इन शॉर्ट, मैल्थस ने कहा पॉपुलेशन ग्रोथ रिसोर्सेज से आगे निकलकर पॉवर्टी लाती है। मार्क्स ने कहा पॉवर्टी जो कैपिटलिज्म से बनी है पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाती है। एक फंडामेंटल डिबेट है ये। ओवर पॉपुलेशन, फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड। अब बात करते हैं ओवर पॉपुलेशन की। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को ड्राइव करते हैं, और क्या इसके रिजल्ट्स हमेशा नेगेटिव ही होते हैं? लेट्स अनपैक द फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और पोटेंशियल सॉल्यूशंस। ओके,
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ वो हैं जिन्हें हमने पहले टच किया है। हाई फर्टिलिटी रेट्स, हालांकि इंडिया में अब गिर रही हैं। जी। गिरते मोर्टालिटी रेट्स, बेटर हेल्थ केयर के कारण कभी-कभी फैमिली प्लानिंग तक एक्सेस की कमी, सोशल नॉर्म्स जैसे सन प्रेफरेंस, फीमेल एजुकेशन और एम्पावरमेंट का लोअर लेवल, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉवर्टी वाला आर्गुमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज या उनकी कमी और माइग्रेशन पैटर्न्स, ये जी। सब कंट्रीब्यूट करते हैं। राइट। लेकिन क्या एक बड़ी पॉपुलेशन सिर्फ एक बोझ ही है? क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं? बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज भी हैं और काफी सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक बड़ी यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल कर सकती है। ये इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डोमेस्टिक मार्केट एक्सपेंशन, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा कंज्यूमर्स, एक ह्यूज इंटरनल मार्केट होना एक बड़ी स्ट्रेंथ है। लेबर एडवांटेज, अवेलेबल वर्कफोर्स के कारण लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में ग्रोथ का पोटेंशियल। एंटरप्रेन्योरशिप, यंग पॉपुलेशंस इनोवेशन और एक वाइब्रेंट स्टार्टअप कल्चर को ड्राइव कर सकती हैं। अर्बनाइजेशन, शहर ग्रोथ के पावरफुल इंजन्स बन सकते हैं अगर आगे मैनेज किए जाएं। टैलेंट एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंसेस, स्किल्ड लोग जो बाहर काम करते हैं वो घर पैसा भेजते हैं। इंडिया को 2022 में 100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंसेस मिले। जियोपॉलिटिकल क्लाउड, बड़ी पॉपुलेशन वर्ल्ड स्टेज पर इन्फ्लुएंस बढ़ा सकती है। डाइवर्स ह्यूमन कैपिटल, अलग अलग स्किल्स और टैलेंट्स वाले लोगों का एक बड़ा पूल। कल्चरल सॉफ्ट पावर, देश के कल्चर की रीच बढ़ती है। ओके, तो पोटेंशियल पॉजिटिव्स तो काफी हैं, लेकिन चैलेंजेस भी तो सिग्निफिकेंट होंगे। यस, चैलेंजेस बहुत सीरियस हैं और उन्हें केयरफुल मैनेजमेंट की जरूरत है। सोशल इश्यूज, क्राइम बढ़ने का रिस्क, सोशल अनरेस्ट, कम्युनल टेंशंस का प्रेशर, अर्बन स्लम्स का बढ़ना, इकोनॉमिक इश्यूज, डेमोग्राफिक डिविडेंड का डिजास्टर बन जाना अगर यूथ स्किल्ड या एम्प्लॉयड ना हो, फ्यूचर में एजिंग पॉपुलेशन का बोझ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी का बढ़ना, पॉवर्टी का परपेचुएट होना, नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन, पॉलिटिकल इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर पर स्ट्रेन, डिवाइसिव वोट बैंक पॉलिटिक्स का पोटेंशियल, रिजर्वेशंस की डिमांड्स बढ़ना, एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूशन बढ़ना, एयर वाटर, डिफॉरेस्टेशन, जमीन पर प्रेशर, हेल्थ इश्यूज, इन्फेक्शियस डिजीजेस का आसानी से फैलना, हेल्थ केयर सिस्टम्स पर बोझ बढ़ना, एजुकेशनल चैलेंजेस, बड़ी संख्या के लिए क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करना मुश्किल, पुअर लर्निंग आउटकम। ये तो काफी डॉन्टिंग लिस्ट है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? एक देश जैसे इंडिया अपनी बड़ी पॉपुलेशन को इफेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकता है? सॉल्यूशंस अक्सर चैलेंजेस को डायरेक्टली एड्रेस करने में ही छुपे होते हैं। क्वालिटी एजुकेशन पर मैसिव फोकस, बिल्कुल फाउंडेशन से, रेलेवेंट स्किल डेवलपमेंट में हैवी इन्वेस्टमेंट, सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में जो बड़ी संख्या में वर्कफोर्स को अब्सॉर्ब कर सकें, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना और रिप्रोडक्टिव सर्विसेज तक एक्सेस बढ़ाना, क्रूशियली वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग पावर, ये की है। मिनिमम एज ऑफ मैरिज को इफेक्टिवली इन्फोर्स करना, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने पर काम करना, सोशल सिक्योरिटी नेट्स को एक्सपैंड करना, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशन एंड माइग्रेशन को स्मार्टली और सस्टेनेबली मैनेज करना। इंडिया के लिए स्पेसिफिकली आपको क्या लगता है, बड़ी पॉपुलेशन अभी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या चैलेंज ज्यादा है? क्यों? टेक्नोलॉजी जैसे एआई, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट टेक या ऑनलाइन एजुकेशन ओवर पॉपुलेशन के चैलेंजेस को टैकल करने में कैसे हेल्प कर सकती है? क्या इस बात का रिस्क है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाली पॉलिसीज इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती हैं? एक एथिकल बैलेंस कैसे ढूंढें? थोड़ा सोच लो। पॉज करके सोचिए। एक देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट परस्यू करने और अपनी पॉपुलेशन साइज को सस्टेनेबली मैनेज करने के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकता है? ये एक क्रिटिकल सवाल है। इन शॉर्ट, एक बड़ी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड और बड़े मार्केट जैसे पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफर करती है, लेकिन अगर एजुकेशन, जॉब्स, हेल्थ और एम्पावरमेंट में प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैनेज ना किया जाए तो रिसोर्स स्ट्रेन और सोशल अनरेस्ट जैसे सिग्निफिकेंट रिस्क्स भी पोज करती है। माइग्रेशन, प्रवासन। अब बात करते हैं माइग्रेशन की। लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये क्यों होता है और इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? अब तक हमने पॉपुलेशन डायनामिक्स एक जगह के अंदर देखी, अब हम जगहों के बीच मूवमेंट देखते हैं। माइग्रेशन सिंपली लोगों का मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह सेटल होने के लिए। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, बेहतर जॉब्स ढूंढना, एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर कॉन्फ्लिक्ट या डिस्क्रिमिनेशन से बचना। ये टेम्पररी भी हो सकता है, जैसे सीजनल फार्म वर्क, या परमानेंट भी। टेम्पररी या परमानेंट, ओके। इंडिया में सिग्निफिकेंट माइग्रेशन होता है, देश के अंदर भी और देश से बाहर भी। इंटरनल माइग्रेशन, मूवमेंट विद इन इंडिया, लगभग 453 मिलियन लोग यानी पॉपुलेशन का 37% इंटरनल माइग्रेंट्स माने जाते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इंटरनेशनल माइग्रेशन, मूवमेंट आउट ऑफ इंडिया। इंडिया दुनिया में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का सबसे बड़ा सोर्स कंट्री है। करीब 18 मिलियन इंडियंस बाहर रहते हैं और जैसे हमने पहले कहा, इंडिया को दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस मिलते हैं। 2022 में $111 बिलियन से ज्यादा, जो हमारी जीडीपी का लगभग 3% है। इंटरनेशनल माइग्रेशन लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों? कोई स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं? हाँ, काफी क्लियर पैटर्न्स हैं जो मेनली जॉब अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन से ड्रिवन है। जॉब्स के लिए वाइट कॉलर, हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स जैसे आईटी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज जाते हैं, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेहतर करियर प्रोस्पेक्ट्स और हायर सैलरीज के लिए।
इसमें एक एंगल ब्रेन ड्रेन का भी है। इंडिया पोटेंशियली अपना बेस्ट टैलेंट खो रहा है। ब्लू कॉलर, लो स्किल्ड वर्कर्स अक्सर मिडिल ईस्ट जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, कंस्ट्रक्शन या सर्विस जॉब्स के लिए, और कभी-कभी अफ्रीकन कंट्रीज भी। केरला से मिडिल ईस्ट जाना एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च के लिए प्राइमरीली यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे कंट्रीज जाते हैं। यूक्रेन भी मेडिकल एजुकेशन के लिए पॉपुलर था वॉर से पहले। गॉट इट। अब इंटरनल माइग्रेशन के बारे में क्या? देश के अंदर मेन फ्लोज कौन से हैं? 4 मेन टाइप्स के इंटरनल माइग्रेशन फ्लोज होते हैं। रूरल टू रूरल, ये अक्सर एग्रीकल्चरल लेबर के लिए होता है, जैसे वर्कर्स बिहार, यूपी से पंजाब, हरियाणा जाते हैं हार्वेस्टिंग सीजन में, या फिर शादी के कारण मोस्टली विमेन मूव करती हैं। ये सेकंड हाईएस्ट फ्लो है। रूरल टू अर्बन, ये सबसे डोमिनेंट फ्लो है। लोग गांव से शहर आते हैं बेहतर जॉब्स, एजुकेशन और अम्यूनिटीज की तलाश में, जैसे यूपी, बिहार से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर माइग्रेशन, ये हाईएस्ट है। अर्बन टू अर्बन, स्किल्ड या एजुकेटेड लोग एक शहर से दूसरे शहर मूव करते हैं बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज या स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए, जैसे किसी छोटे टाउन से मेट्रो सिटी जाना बेटर जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ये थर्ड हाईएस्ट है। अर्बन टू रूरल, ये कंपैरेटिवली रेयर है, अक्सर रिटायरमेंट के बाद होता है, शांत लाइफ के लिए, या कभी अगर रूरल अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो जाएं। हमने इसका एक टेम्पररी वेव रिवर्स माइग्रेशन के रूप में कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम देखा था। लोगों को मूव करने के लिए असल में क्या चीज मजबूर करती है? आपने पुश और पुल फैक्टर्स की बात की थी पहले। एग्जैक्टली। पुश फैक्टर्स, रीजंस जो लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करते हैं। जॉब्स की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, खेती में समस्याएं, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, अच्छी एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज की कमी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट या नेचुरल डिजास्टर्स भी। पुल फैक्टर्स, रीजंस जो लोगों को डेस्टिनेशन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बेहतर जॉब प्रोस्पेक्ट्स, हायर वेजेस, बेटर एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का परसेप्शन, एस्पिरेशनल पुल, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन या टॉलरेंट एनवायरनमेंट। माइग्रेशन काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं दोनों जगह पर, जहां से लोग जाते हैं सोर्स और जहां लोग आते हैं डेस्टिनेशन? राइट, दोनों तरफ इंपैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इंपैक्ट्स ऑन सोर्स रीजन, जहां से लोग गए, पॉजिटिव। रेमिटेंसेस जो वापस भेजे जाते हैं वो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। वापस आने वाले माइग्रेंट्स नए स्किल्स और आइडियाज ला सकते हैं। नेगेटिव, ब्रेन ड्रेन, अगर स्किल्ड लोग चले गए। पोटेंशियल अंडर डेवलपमेंट, अगर एक्टिव वर्कफोर्स चली गई। सोशल इंपैक्ट्स, जैसे फैमिलीज का न्यूक्लियराइजेशन या फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जब पुरुष माइग्रेट करते हैं तो महिलाएं खेती संभालती हैं, अक्सर उनका बोझ बढ़ जाता है। इंपैक्ट्स ऑन डेस्टिनेशन रीजन, जहां लोग आए, पॉजिटिव। टैलेंट और लेबर मिलता है, कंजम्पशन बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होती है, पॉजिटिव। अर्बन एग्लोमरेशन इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेगेटिव, ओवरक्राउडिंग हो सकती है, स्लम्स बढ़ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर, पानी, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ सकती है, कंजेशन, रिसोर्सेज पर स्ट्रेन। इतने सारे लोग इंटरनली माइग्रेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसको मैनेज करने के लिए क्या कर रही है? गवर्नमेंट का अप्रोच दो तरह का लगता है। पहला, माइग्रेशन को रेगुलेट करना ताकि माइग्रेंट्स के राइट्स प्रोटेक्ट हों, और दूसरा, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, मजबूरी में माइग्रेशन को कम करने की कोशिश करना। जबकि एस्पिरेशनल माइग्रेशन, बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेशन को ठीक माना जाता है। अच्छा, रेगुलेशन और डिस्ट्रेस कम करना। हाँ, रेगुलेशन एंड राइट्स के लिए। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट जैसी पॉलिसीज वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, ONRC जैसी स्कीम्स फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में हेल्प करती हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस है, जैसे PM आवास योजना, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, और सोशल सिक्योरिटी नेट्स पर भी, जैसे ई-श्रम पोर्टल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी की जरूरत महसूस की जाती है, साथ ही बेटर डेटा कलेक्शन और स्टेट्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन की भी। और डिस्ट्रेस माइग्रेशन रोकने के लिए? उसके लिए एफर्ट्स रूरल लाइवलीहुड्स को बूस्ट करने पर फोकस्ड हैं, जैसे MGNREGA, गारंटीड रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, एग्रीकल्चर को ज्यादा वायबल बनाना, गांव में नॉन फॉर्म जॉब्स प्रमोट करना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, जैसे रूरबन मिशन, PM गति शक्ति, और रूरल यूथ को स्किल करना। कोविड के टाइम भी कुछ हुआ था ना? हाँ, कोविड रिस्पॉन्स में स्पेसिफिक स्कीम्स लॉन्च की गई थी रिटर्निंग माइग्रेंट्स की हेल्प के लिए, उनकी स्किल मैपिंग और लोकल जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए। एक फंडामेंटल सवाल, क्या माइग्रेशन इनहेरेंटली अच्छा है या बुरा, या ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है? क्यों सोचते हैं आप ऐसा? हमने ब्रेन ड्रेन की बात की। इंडिया अपने टैलेंटेड सिटीजन्स को देश में रोकने या वापस लाने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकता है? थोड़ा सोच लो। क्या इंटरनल माइग्रेशन रीजन्स के बीच इनइक्वालिटी को कम करता है, इनकम स्प्रेड करके, या बढ़ाता है, पुअर रीजन से टैलेंट ड्रेन करके? अपने वर्ड्स में बताओ। पॉज करके सोचिए, जब माइग्रेशन पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो गवर्नमेंट्स पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सोशल कॉस्ट चैलेंजेस, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पर को कैसे बैलेंस करें? इन शॉर्ट, माइग्रेशन, इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो कॉम्प्लेक्स पुश पुल फैक्टर से ड्रिवन है और इसके सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए माइग्रेंट्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना जरूरी है, साथ ही डिस्ट्रेस माइग्रेशन के रूट कॉजेज को रूरल डेवलपमेंट के थ्रू एड्रेस करना भी। डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्सेस डेमोग्राफिक डिजास्टर। अब एक बहुत ज्यादा चर्चित कॉन्सेप्ट पर आते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड।
सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन ये डेमोग्राफिक डिजास्टर कैसे बन सकता है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। डेमोग्राफिक डिविडेंड उस पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ को रेफर करता है जो किसी देश को तब मिल सकता है जब उसकी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में वर्किंग एज लोगों, टिपिकली 15 से 64 साल, का प्रोपोर्शन ज्यादा हो और डिपेंडेंट पॉपुलेशन, बच्चे और बुजुर्ग, कम हो। ज्यादा काम करने वाले, कम डिपेंडेंट लोग। एग्जैक्टली। आइडिया सिंपल है, वर्कर्स ज्यादा, डिपेंडेंट्स कम, तो पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, इनोवेशन बढ़ता है, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ठीक है। इंडिया अभी इसी पोटेंशियल स्वीट स्पॉट में है। जैसे हमने देखा, करीब 66% पॉपुलेशन वर्किंग एज ब्रैकेट में है, मीडियन एज सिर्फ 29 है। ये डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लगभग 2050 तक ओपन रहने की उम्मीद है। चाइना ने इसका खूब फायदा उठाया था अपनी रैपिड ग्रोथ के लिए। ओके, ये तो हुई डिविडेंड की पोटेंशियल बात। ये डिजास्टर कैसे बन जाता है? देखो, डिविडेंड एक अपॉर्चुनिटी है, गारंटी नहीं। ये डेमोग्राफिक डिजास्टर तब बन जाता है जब इस बड़ी यंग पॉपुलेशन को अच्छी एजुकेशन, रिलेवेंट स्किल्स, एडिक्वेट हेल्थ केयर और सबसे इंपॉर्टेंट सफिशिएंट क्वालिटी जॉब्स नहीं मिलते। अगर ये सब ना मिले तो? हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पोटेंशियली प्रोडक्टिव यूथ बल्ज एक बोझ बन जाता है। बड़ी संख्या में अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयबल यूथ फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं, क्राइम रेट्स बढ़ सकते हैं, सोशल अनरेस्ट हो सकता है, कम्युनल टेंशंस बढ़ सकती हैं और पब्लिक रिसोर्सेज पर इमेंस ड्रेन पड़ता है। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के बजाय वो उसे ड्रेन करने लगते हैं। इंडिया में वो कौन से स्पेसिफिक फैक्टर्स या रिस्क्स है जो इस डिजास्टर सिनारियो की तरफ ले जा सकते हैं? कई चैलेंजेस हैं। एजुकेशन एंड स्किलिंग में इश्यूज, एजुकेशन की क्वालिटी पर कंसर्न्स हैं, जैसे ASER रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं, और स्किलिंग प्रोग्राम्स कितने इफेक्टिव हैं इस पर भी सवाल है। जॉब मार्केट प्रॉब्लम्स, जॉबलेस ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है पर जॉब्स उतने नहीं बन रहे, वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट, लोग अपनी स्किल लेवल से नीचे के जॉब्स कर रहे हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस, 90% वर्कफोर्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ कंपैरेटिवली वीक रही है, लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, FLFP शॉकिंगली कम है, 25% से भी नीचे। इसका मतलब है इफेक्टिवली आधा पोटेंशियल वर्कफोर्स इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। यह एक बहुत बड़ा नुकसान है और सोशल बैरियर्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेफिशिट्स, यूथ में पुअर हेल्थ और न्यूट्रिशन उनकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। NFHS डेटा कंसर्न्स हाईलाइट करता है। इनएडिक्वेट अर्बन प्लानिंग, शहरों को ग्रोथ का इंजन होना चाहिए, पर पुअर प्लानिंग बॉटलनेक्स पैदा कर सकती है और लिविंग कंडीशंस खराब कर सकती है। सोशल बैरियर्स, कास्ट या रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो अभी भी परसिस्ट करता है, वो इंडिविजुअल्स को उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक सकता है। और अगर हम उसको मैनेज करने में फेल हो गए, अगर डिजास्टर हो गया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस काफी सीरियस हो सकते हैं। मास अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो सोशल इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देगा। क्राइम, राइट्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रिजर्वेशंस की डिमांड्स। पब्लिक सर्विसेज पर स्ट्रेन बढ़ेगा। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा मौका मिस हो जाएगा। ब्रेन ड्रेन का रिस्क बढ़ेगा क्योंकि टैलेंटेड यूथ कहीं और अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। माइग्रेशन प्रेशर बढ़ेगा। तो हम कैसे इंश्योर करें कि हम डिविडेंड का फायदा उठाएं और डिजास्टर से बचें? वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड इन्वॉल्व्स चैलेंजेस को हेड ऑन टैकल करना, क्वालिटी एजुकेशन और फाउंडेशनल लर्निंग पर अर्जेंट फोकस, जॉब क्रिएशन को एक्सेलरेट करना, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर देना जो बड़ी संख्या में लोगों को एब्जॉर्ब कर सकता है, मार्केट नीड्स के साथ अलाइंड स्किलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग को एनहांस करना, हेल्थ और न्यूट्रिशन आउटकम्स को इंप्रूव करना, पोषण 2.0, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स इस दिशा में कदम है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को सिग्निफिकेंटली बढ़ाने के लिए कंसर्टेड एफर्ट्स करना, गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना, फेडरल लेवल पर भी और अर्बन एरियाज में भी बेटर सिटी मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज करना, स्किलिंग, हेल्थ केयर डिलीवरी और पोटेंशियली इकोनॉमी के पार्ट्स को फॉर्मलाइज करने के लिए। वो खेत वाली एनालॉजी फिर से यूज करते हैं। इमेजिन करो इंडिया एक खेत है जिसमें लाखों बीज बोए गए हैं। अगर इन बीजों को अच्छी मिट्टी, एजुकेशन, पानी, हेल्थ, खाद, स्किल्स और धूप, जॉब्स मिले तो हमें एक बम्पर फसल इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा। लेकिन अगर निग्लेक्ट किया तो बीज सड़ सकते हैं या सिर्फ घास फूस बन सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स इक्वल टू डिजास्टर। ठीक है, इंडिया के पास ये डेमोग्राफिक विंडो कुछ टाइम से है। आपके विचार में हमने अब तक इस डिविडेंड पोटेंशियल का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है? ऑटोमेशन, AI, रोबोटिक्स बढ़ रहे हैं। क्या ये एक बड़ी यंग वर्कफोर्स डिविडेंड अपॉर्चुनिटी की वैल्यू को कम कर देंगे या ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करेगी? फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना क्रिटिकल है। आपके हिसाब से इसको अचीव करने के लिए एक दो सबसे इफेक्टिव पॉलिसी चेंजेस या सोशल शिफ्ट्स क्या होने चाहिए? सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसमें प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल्स खुद क्या स्पेसिफिक रोल्स प्ले करते हैं। इन शॉर्ट, डेमोग्राफिक डिविडेंड वो इकोनॉमिक बोनस है जो एक देश को बड़ी यंग वर्कफोर्स से मिल सकता है, लेकिन ये एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ और खासकर जॉब्स में क्रूशल इन्वेस्टमेंट के बिना, साथ ही वुमेन को एम्पावर किए बिना, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाता है। डेमोग्राफिक विंटर, जनसांख्यिकीय शीतकाल। ओके, हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की, यूथ से पोटेंशियल बूम। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं, डेमोग्राफिक विंटर। ये क्या बला है? अब तक हमने यूथ का पोटेंशियल देखा, अब हम एजिंग पॉपुलेशन देखते हैं। डेमोग्राफिक विंटर बेसिकली वो होता है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के स्टेज 4 या उसके भी आगे होता है। इसकी पहचान कुछ इंटरकनेक्टेड ट्रेंड से होती है।
बहुत लो फर्टिलिटी रेट्स। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से काफ़ी नीचे चला जाता है। साउथ कोरिया अराउंड 0.72 और जापान अराउंड 1.3 इसके एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया का TFR अब 2.0 है, तो हम भी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे हैं, पर अभी उतना ड्रास्टिकली लो नहीं। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग बेटर हेल्थ केयर और लिविंग कंडीशंस के कारण बहुत ज़्यादा लंबी उम्र जी रहे हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्ट करता है एजिंग पॉपुलेशन में। ओल्डर लोग जैसे 65 प्लस का प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, जबकि यंग लोगों का प्रोपोर्शन सिकुड़ जाता है। ग्लोबली 2050 तक एस्टिमेट है कि हर 6 में से 1 इंसान 65 प्लस का होगा। इंडिया में अभी करीब 10% एल्डरली है, पर यह शेयर बढ़ेगा। श्रिंकिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, कम यंग लोग वर्कफोर्स में एंटर करते हैं, जिससे पोटेंशियल लेबर शॉर्टेजेस हो सकती हैं। ये वेजेस बढ़ा सकता है, पर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस कम कर सकता है। चाइना इसको फेस करना शुरू कर रहा है। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सट्रीम केसेस में टोटल पॉपुलेशन साइज एक्चुअली साल दर साल घटने लगती है, क्योंकि डेथ्स बर्थ से ज्यादा हो जाती हैं, जैसे जापान में। सोसाइटीज इस विंटर में एंटर क्यों करती हैं? फर्टिलिटी रेट्स इतनी कम क्यों हो जाती हैं? कॉजेज अक्सर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। लोग शादी देर से करते हैं, लाइफस्टाइल बदल रहा है जो इंडिविजुअलिज्म या करियर्स पर ज्यादा फोकस करता है। बच्चों को पालने का खर्चा बढ़ रहा है। डिंक, डबल इनकम, नो किड ट्रेंड इसी से रिलेटेड है। परसिस्टेंट जेंडर इनइक्वालिटी, जहां चाइल्ड केयर का बोझ मेनली वुमेन पर आता है। अर्बन लाइफस्टाइल्स जो अक्सर छोटी फैमिली से एसोसिएटेड होते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट और हायर एजुकेशन लेवल्स, और जनरली बेटर हेल्थ आउटकम्स, लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी, इंश्योरेंस बर्थ्स की जरूरत कम कर देती है। ये तो काफी सीरियस लग रहा है। डेमोग्राफिक विंटर के मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? हाँ, चैलेंजेस काफी सिग्निफिकेंट है मल्टीपल डोमेन्स में। इकोनॉमिक, लेबर शॉर्टेजेस जो पोटेंशियली इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर सकती हैं। एल्डरली के लिए पेंशन्स और सोशल सिक्योरिटी पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ना। एजिंग से जुड़े हेल्थ केयर कॉस्ट का बढ़ना। पोटेंशियली इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की रेट्स कम होना। कंज्यूमर मार्केट्स का श्रिंक होना। स्टेट के लिए टैक्स रेवेन्यूज कम होना। सोशल, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, जहां कम वर्कर्स को ज्यादा डिपेंडेंट्स यंग और ओल्ड दोनों को सपोर्ट करना पड़ता है। एल्डरली निग्लेक्ट का रिस्क अगर फैमिली स्ट्रक्चर्स बदलते हैं। पोटेंशियल इंटरजेनरेशनल टेंशंस रिसोर्सेज के एलोकेशन पर, जैसे पेंशन्स पर खर्च करें या एजुकेशन पर। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग में मुश्किल, यंग वर्सेस ओल्ड की नीड्स को कैसे बैलेंस करें। इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को एल्डरली फ्रेंडली बनाने की जरूरत। गवर्नमेंट्स पर सिग्निफिकेंट फिस्कल स्ट्रेस, जिससे पब्लिक डेट बढ़ सकता है। जियोपॉलिटिक, जनरेशंस तक ट्रांसमिट करने में चैलेंजेस आ सकते हैं। एजुकेशनल सिस्टम, बच्चों की पॉपुलेशन कम होने से स्कूल्स बंद हो सकते हैं, जैसा साउथ कोरिया में देखा गया है। ओके, दैट्स कंसर्निंग। तो सोसाइटीज डेमोग्राफिक विंटर के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकती हैं या उसे मैनेज कैसे कर सकती हैं? वे फॉरवर्ड क्या है? इसके लिए एक मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए। बर्थ रेट्स को बूस्ट करने वाली पॉलिसीज, प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज, बच्चे पैदा करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना, जेनरस पेरेंटल लीव पॉलिसीज, वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव करना, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करना ताकि चाइल्ड केयर का बोझ इवनली शेयर हो। हालांकि इन पॉलिसीज की सक्सेस अक्सर लिमिटेड होती है। एल्डरली पॉपुलेशन को सपोर्ट करना, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स को मजबूत करना, जेरियाट्रिक हेल्थ केयर इंप्रूव करना, प्रोडक्टिव एजिंग प्रमोट करना, जो बुजुर्ग काम करना चाहते हैं उन्हें एनेबल करना, शायद रीस्किलिंग या फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट एज के थ्रू। स्ट्रेटेजिक इमिग्रेशन पॉलिसीज, सरप्लस पॉपुलेशन वाले कंट्रीज से, जैसे पोटेंशियली इंडिया, यंग वर्कर्स को एक्टिवली एनकरेज करके उन कंट्रीज में लाना जहां शॉर्टेज है, जैसे जर्मनी या जापान। इवन इंडिया के अंदर इंटरनल माइग्रेशन, ईजी नॉर्थ से साउथ, रीजनल डेमोग्राफिक डिफरेंसेस को बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लेबर शॉर्टेजेस को कॉम्पनसेट करना और प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना। जापान को अक्सर डेमोग्राफिक विंटर का प्राइम एग्जाम्पल बताया जाता है। श्रिंकिंग पॉपुलेशन, एजिंग सोसाइटी, लेबर शॉर्टेजेस। वो रोबोटिक्स में हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं और कॉशियसली इमिग्रेशन पॉलिसीज एक्सप्लोर कर रहे हैं इससे कोप करने के लिए। इंडिया का TFR ऑलरेडी रिप्लेसमेंट से नीचे है। क्या इंडिया को डेमोग्राफिक विंटर के लिए अभी से प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, इवन जब हम डिविडेंड पर फोकस कर रहे हैं? और कैसे? क्या इमिग्रेशन डेमोग्राफिक विंटर का एक ट्रूली सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? बड़े स्केल पर इमिग्रेशन से जुड़े पोटेंशियल सोशल इंटीग्रेशन चैलेंजेस क्या हैं? प्रोडक्टिव एजिंग का कॉन्सेप्ट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इंडिया में कितना प्रैक्टिकल है? हेल्थ कंडीशंस और काम के नेचर को देखते हुए क्या हर्डल्स हैं? थोड़ा सोच लो। पॉज करके सोचिए, क्या डेमोग्राफिक विंटर सभी डेवलप्ड और डेवलपिंग सोसाइटीज के लिए इवेंचुअली एक अनअवॉइडेबल डेस्टिनी है, या ये कुछ ऐसा है जिसे एक्टिवली मैनेज या इवन रिवर्स किया जा सकता है? इन शॉर्ट, डेमोग्राफिक विंटर बहुत लो फर्टिलिटी रेट्स के कारण एजिंग पॉपुलेशंस और श्रिंकिंग वर्कफोर्सेस का चैलेंज है, जो मेजर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। इसको मैनेज करने के लिए बर्थ्स को सपोर्ट करना, एल्डरली की केयर करना, स्ट्रेटेजिक इमिग्रेशन और टेक्नोलॉजी लेवरेज करना शामिल है। पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन लिंक। चलिए उस क्लासिक डिबेट पर वापस चलते हैं। पॉवर्टी और पॉपुलेशन का लिंक। क्या पॉवर्टी पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण है या पॉपुलेशन ग्रोथ पॉवर्टी का कारण है? अब इस कनेक्शन को फिर से देखते हैं। ये वाइडली एक कॉम्प्लेक्स टू वे रिलेशनशिप माना जाता है, अक्सर एक विशियस सर्कल के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। ये कहना मुश्किल है कि कौन पहले आता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। विशियस सर्कल
मतलब एक दूसरे को बढ़ाते हैं। टू पॉपुलेशन ग्रोथ मार्क्स इन पर्सपेक्टिव। पॉवर्टी का मतलब अक्सर एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस की कमी होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स तक एक्सेस नहीं हो सकता। जेंडर इनइक्वालिटी ज्यादा हो सकती है, जिससे वुमेन को रिप्रोडक्टिव चॉइसेस पर कम कंट्रोल मिलता है। पूरा फैमिलीज बच्चों को इकोनॉमिक एसेट्स ज्यादा हाथ कमाने के लिए या बुढ़ापे की सिक्योरिटी के तौर पर देख सकती हैं। पुअर कम्युनिटीज में हाई इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स भी लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मजबूर कर सकती हैं, ताकि कुछ सर्वाइव कर जाएं। आर्ग्यूमेंट 2, पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू पॉवर्टी। माल्थूजियन पर्सपेक्टिव। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, फूड, हाउसिंग, जॉब्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर इमेंस प्रेशर डालती है। पर कैपिटा इन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। गवर्नमेंट्स के लिए सबको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। स्कर्स रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ता है, जिससे पॉवर्टी और इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। तो अगर ये एक विशिष्ट सर्कल है तो इसे तोड़ना कैसे है? सोल्यूशन क्या है? इस साइकिल को तोड़ने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, जो पॉवर्टी और पॉपुलेशन डायनामिक्स दोनों को साइमल्टेनियसली टारगेट करे। की स्ट्रैटेजीज में शामिल हैं इफेक्टिव पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना जैसे MGREG, ह्यूमन डेवलपमेंट में हेवी इन्वेस्ट करना, क्रूशियली क्वालिटी एजुकेशन खासकर लड़कियों के लिए, एक्सेसिबल हेल्थ केयर और रेलेवेंट स्किलिंग पर फोकस करना। विमेन एम्पावरमेंट, ये कंसिस्टेंटली की माना गया है। एम्पावर्ड वुमेन की हेल्थ, एजुकेशन बेहतर होती हैं और वो फैमिली साइज के बारे में इन्फॉर्म चॉइसेस लेती हैं। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज तक एक्सेस और अवेयरनेस इंप्रूव करना, इसमें काउंसलिंग और अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शामिल हैं। इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन कैंपेन्स जो छोटे फैमिली नॉर्म्स को प्रमोट करें, जैसे पुराना हम दो हमारे दो कैंपेन था, पर आज के कॉन्टेक्स्ट में एडेप्टेड। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज तक एक्सेस और अवेयरनेस इंप्रूव करना, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन प्रमोट करना। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज तक एक्सेस और अवेयरनेस इंप्रूव करना, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज करना, क्योंकि ये प्रोसेसेस अक्सर गिरते फर्टिलिटी रेट से कोरिलेट करती हैं। एरिला का एग्जाम्पल यहाँ अक्सर दिया जाता है ना? उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ पर, खासकर विमेन के लिए, बहुत फोकस किया जब वो इकोनॉमिकली उतने रिच नहीं थे तब भी। रिजल्ट क्या हुआ? उन्होंने लो पॉवर्टी लेवल्स और लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स साइमल्टेनियसली अचीव किया। लिंक दिखाता है ये। आपके अपने ऑब्जर्वेशंस या एक्सपीरियंसेस में क्या आपको अपनी कम्युनिटी में पॉवर्टी लेवल्स और फैमिली साइज के बीच कोई कनेक्शन दिखता है? वो कैसा दिखता है? क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पॉवर्टी पॉपुलेशन साइकिल को तोड़ सकती है, या सोशल फैक्टर्स जैसे एजुकेशन और विमेन्स एम्पावरमेंट ज्यादा क्रिटिकल है? व्हाट्स योर टेक? जब गवर्नमेंट्स पॉपुलेशन पॉलिसीज या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करती हैं, तो वो कैसे इंश्योर करें कि पॉवर्टी डायमेंशन उसमें अहम तरीके से इंटीग्रेट हो? थोड़ा सोच लो। पॉज करके सोचिए, आपके हिसाब से इंडिया जैसे देश में पॉवर्टी और पॉपुलेशन ग्रोथ के इस विशियस सर्कल को तोड़ने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इन शॉर्ट, पॉवर्टी और पॉपुलेशन ग्रोथ अक्सर एक विशियस साइकिल में एक दूसरे को फ्यूल करते हैं। इसे तोड़ने के लिए पॉवर्टी रिडक्शन, ह्यूमन डेवलपमेंट, खासकर एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन्स एम्पावरमेंट और वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग को साथ लेकर चलने वाला एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स एंड पॉलिसी इन इंडिया। फाइनली, चलिए इंडिया की अपनी पॉपुलेशन स्टोरी देखते हैं। हमारी पॉपुलेशन टाइम के साथ कैसे ग्रो हुई है और गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे इवॉल्व हुई हैं। अब आखिरी पॉइंट देखते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं रही है। हम डिस्टिंक्ट फेजेस देख सकते हैं। 1921 से पहले, रफली 1891-1921, पॉपुलेशन रिलेटिवली स्टेबल थी या बहुत धीरे बढ़ रही थी। बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स दोनों बहुत हाई थे, DTM स्टेज 1, और बार बार आने वाले फैमिन्स और एपिडेमिक्स ग्रोथ को चेक में रखते थे। 1921 को अक्सर ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद पॉपुलेशन ज्यादा कंसिस्टेंटली बढ़ने लगी। 1921-1951 ये मॉडरेट ग्रोथ का फेज था। डेथ रेट्स गिरना शुरू हुई, कुछ इंप्रूवमेंट्स के कारण सैनिटेशन और डिजीज कंट्रोल में, पर बर्थ रेट्स हाई बनी रहीं। 1951-1981 ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड था, DTM स्टेज 2। इंडिपेंडेंस के बाद पब्लिक हेल्थ में मेजर इंप्रूवमेंट्स के कारण डेथ रेट्स तेजी से गिरी, लेकिन बर्थ रेट्स हाई रहीं। एनुअल ग्रोथ रेट इस टाइम पे पीक करके करीब 2.2% तक पहुंच गया था। पोस्ट 1981 ग्रोथ रेट स्लो होना शुरू हुआ, DTM स्टेज 3। बर्थ रेट्स फाइनली नोटिसेबली गिरना शुरू हुई। इसके फैक्टर्स थे लिटरेसी का बढ़ना, अर्बनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग का बेटर एक्सेस और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। डिकेडल ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली गिर रहा है, जैसे 1991 से 2001 में 21% से गिरकर 2001 से 2011 में 17.6% हो गया। प्रेजेंट स्टेज, जैसे हमने डिस्कस किया, हम फर्मली लेट एक्सपैंडिंग स्टेज में हैं, स्टेज 3 में, और हमारा TFR रिप्लेसमेंट लेवल 2.0 से नीचे आ गया है। पॉपुलेशन ग्रोथ अभी भी पॉपुलेशन मोमेंटम के कारण कंटिन्यू हो रही है, बड़ी संख्या में यंग लोग रिप्रोडक्टिव एज में एंटर कर रहे हैं, पर ग्रोथ की रेट बहुत स्लोअर है। काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। इंडिया की ऑफिशियल पॉपुलेशन पॉलिसी इन ट्रेंड्स के साथ कैसे इवॉल्व हुई? इंडिया एक्चुअली दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। पॉलिसी तब से काफी इवॉल्व हुई है। अर्ली ईयर्स 1950s-60s, शुरू में फोकस नेचुरल मेथड्स पर था,
फिर क्लिनिकल अप्रोचेज और स्टेरिलाइजेशन जैसे मेथड्स प्रमोट करने पर शिफ्ट हुआ। कूपर टी इंट्रोड्यूस हुई थी लेट 1960s अर्ली 70s। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर फोकस बढ़ा। द इमरजेंसी पीरियड मिड 1970s। इस फेज में कोर्सिव फोर्स स्टेरिलाइजेशन का एक बहुत कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट हुआ। इसकी बहुत आलोचना हुई और इससे एक बैकलैश हुआ, जिसके कारण कोअर्जन से दूर हटना पड़ा। लीगल एज ऑफ मैरिज भी बढ़ाई गई, मेल 21, फीमेल 18। पोस्ट इमरजेंसी लेट 1970s ऑनवर्ड्स। अप्रोच फर्मली वॉलंटरी वेलफेयर ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव की तरफ शिफ्ट हो गया। फोकस सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन से हटकर ब्रॉडर हुआ, जिसमें मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ शामिल थी, और ब्रॉडर डेमोग्राफिक गोल्स जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR कम करना एम था। लेट 1990s MS स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी, जिन्होंने अगली मेजर पॉलिसी को काफी इन्फ्लुएंस किया। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ये इंडिया के करंट अप्रोच का कॉर्नरस्टोन है। 2000 ने एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट मार्क किया, एक ज्यादा होलिस्टिक और राइट्स बेस्ड अप्रोच की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स इमीडिएट कॉन्ट्रासेप्शन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनल की अनमेट नीड्स को एड्रेस करना। मीडियम टर्म 2010 तक टोटल फर्टिलिटी रेट TFR 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल अचीव करना। ये टारगेट इवेंचुअली मीट हुआ, पर 2010 में नहीं बल्कि 2022-23 के आसपास। लॉन्ग टर्म 2045 तक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अचीव करना। की अप्रोच फीचर्स एक्सप्लिसिटली वॉलंटरी और इन्फॉर्म्ड चॉइस बेस्ड। स्पेसिफिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए कोई टारगेट्स नहीं सेट किए गए हैं, कोई कोअर्जन नहीं। इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी पर फोकस, फैमिली प्लानिंग को मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और एडोलेसेंट हेल्थ सर्विसेज के साथ कंबाइन करना। इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी पर फोकस, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज तक एक्सेस इंप्रूव करना। इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी पर फोकस, स्ट्रॉन्ग वुमेन सेंट्रिक अप्रोच, फीमेल एजुकेशन, एम्पावरमेंट और हेल्थ पर जोर देना। इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी पर फोकस, एडोलेसेंट्स की हेल्थ और डेवलपमेंट नीड्स पर स्पेशल अटेंशन देना। इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी पर फोकस, डिसेंट्रलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन एडवोकेट किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी पर फोकस, वेरियस डेमोग्राफिक गोल सेट किए गए IMR, MMR, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन एटसेट्रा से रिलेटेड, जैसे IMR को 2010 तक 30 से नीचे लाना। अचीव हुआ पर देर से। NPP 2000 कितनी सक्सेसफुल रही है, इसकी अचीवमेंट्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है? ये एक मिक्स्ड पिक्चर है। अचीवमेंट्स फर्टिलिटी में सिग्निफिकेंट रिडक्शन TFR 2.0 तक। की हेल्थ इंडिकेटर्स जैसे IMR और मटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो MMR में इंप्रूवमेंट्स। रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के बारे में विमेन में अवेयरनेस और पोटेंशियली एम्पावरमेंट बढ़ी। लिमिटेशंस गोल्स अचीव करने की टाइमलाइंस जैसे TFR 2.1 बाय 2010 मिस हुई। फर्टिलिटी और हेल्थ आउटकम्स में वाइड रीजनल वेरिएशंस बने रहे, जैसे बिहार UP में हाई TFR। जेंडर इक्वालिटी और एडोलेसेंट हेल्थ जैसे ब्रॉडर गोल्स पर प्रोग्रेस लिमिटेड रही, जैसे स्क्यूड सेक्स रेशियो एक कंसर्न बना हुआ है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कई एरियाज में अभी भी इनएडिक्वेट है और इसमें स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग नहीं थी। ये ज्यादा पर्सुएजन और वेलफेयर लिंक्स पर रिलाई करती थी। अब जब NPP 2000 को लगभग 25 साल हो गए हैं और इंडिया की डेमोग्राफिक सिचुएशन बदल गई है, TFR रिप्लेसमेंट से नीचे एजिंग शुरू हो रही है, तो क्या एक नई पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत है? इस पर अब डिबेट बढ़ रही है। नई पॉलिसी के आर्ग्यूमेंट्स में ये शामिल है, कॉन्टेक्स्ट 2000 से काफी बदल गया है। नए चैलेंजेस जैसे पॉपुलेशन एजिंग और डेमोग्राफिक विंटर को एड्रेस करने की जरूरत है। पर्सिस्टेंट रीजनल वेरिएशंस को टैकल करने के लिए टेलर्ड अप्रोच चाहिए। नई रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे IVF, सरोगेसी के लिए लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क्स चाहिए। पॉलिसी को लेटेस्ट डेटा और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर अपडेट करना चाहिए। एक आखिरी क्रूशियल सवाल, क्या इंडिया को कोर्सिव पॉपुलेशन कंट्रोल लॉज कंसिडर करने चाहिए, जैसे चाइना की पहले वन चाइल्ड पॉलिसी थी? कोर्सिव और वॉलंटरी अप्रोच पर कंसेंसस क्या है? एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स जैसे नीति आयोग और इवन सुप्रीम कोर्ट में कोअर्सिव मेजर्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कंसेंसस है। आर्ग्यूमेंट्स काफी कंपेलिंग है। कोअर्शन डेमोक्रेटिक वैल्यूज और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जैसे रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी और प्राइवेसी का वायलेशन है। चाइना के एक्सपीरियंस से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखे हैं, जैसे हेवीली स्क्यूड सेक्स रेशियोज, एक रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन क्राइसिस और सोशल इश्यूज। फोर्स चेंज अक्सर अनसस्टेनेबल होता है और असली ड्राइवर से फोकस हटा देता है, जो है ओवरऑल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और एम्पावरमेंट। पॉपुलेशन को सिर्फ बोझ की तरह नहीं देखना चाहिए, ये एक पोटेंशियल एसेट डिविडेंड भी है। वॉलंटरी अप्रोचेस जो डेवलपमेंट, अवेयरनेस, सर्विसेज तक एक्सेस और इंसेंटिव्स पर फोकस करते हैं, वो लॉन्ग रन में कहीं ज्यादा इफेक्टिव, एथिकल और सस्टेनेबल माने जाते हैं। फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट पर रहना चाहिए, कोर्सिव कंट्रोल पर नहीं। NPP 2000 को देखते हुए आप क्या कहेंगे, इसकी सबसे बड़ी सक्सेस क्या थी और सबसे सिग्निफिकेंट फेलियर या कमी क्या रही आपके हिसाब से? अगर इंडिया आज एक नई पॉपुलेशन पॉलिसी बनाता है, तो करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को देखते हुए उसकी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? वॉलंटरी अप्रोचेस जो डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, उनमें टाइम लगता है। इंडिया की पॉपुलेशन को ट्रूली स्टेबलाइज होने में इस अप्रोच से कितना टाइम लग सकता है? इस वॉलंटरी स्ट्रैटेजी को इतने डाइवर्स देश में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में मेन चैलेंजेस क्या हैं? पॉज करके सोचिए। पॉपुलेशन पॉलिसी इमीडिएट नीड्स और शॉर्ट टर्म गोल्स को लॉन्ग टर्म विजन के साथ, जो सस्टेनेबल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इफेक्टिवली कैसे बैलेंस कर सकती है? इन शॉर्ट,
इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ सिग्निफिकेंटली स्लो हुई है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लेट स्टेज में आ गई है और पॉलिसीज कंट्रोल से हटकर वॉलंटरी डेवलपमेंट फोकस्ड अप्रोच एनपीपी 20,000 की तरफ शिफ्ट हुई हैं। हालांकि एनपीपी 20,000 को सक्सेस मिली, एजिंग और रीजनल डिस्पैरिटीज जैसे नए चैलेंजेस सजेस्ट करते हैं कि पॉलिसी अपडेट की जरूरत हो सकती है, पर कोअर्सिव मेथड्स को डेवलपमेंट के फेवर में वाइडली रिजेक्ट किया जाता है। फाइनल रिकैप एंड एक्टिव रिकॉल। तो ये थी पॉपुलेशन डायनामिक्स के काफी डिटेल जर्नी। हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। चलिए पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड इंडिया पर हुई इस डिस्कशन के मेन आइडियाज को क्विकली रिकैप करते हैं। राइट, हियर्स अ क्विक समरी। बेसिक्स। इंडिया यंग है, मीडियन एज 29, दुनिया में सबसे पॉपुलस, रीजनल वेरिएशंस बहुत हैं और टीएफआर अब रिप्लेसमेंट लेवल 2.0 से नीचे है। डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन इवनली स्प्रेड नहीं है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोशल फैक्टर्स का कॉम्प्लेक्स मिक्स इसे इन्फ्लुएंस करता है। डीटीएम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बताता है कि पॉपुलेशंस टिपिकली स्टेजेस में चेंज होती हैं, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपैंडिंग, लेट एक्सपैंडिंग, लो स्टेशनरी, जैसे जैसे देश डेवलप करते हैं। इंडिया स्टेज 3 में है। माल्थस वर्सेस मार्क्स। क्लासिक डिबेट, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ पॉवर्टी लाती है माल्थस या पॉवर्टी पॉपुलेशन ग्रोथ लाती है मार्क्स? शायद एक विशियस साइकिल है। ओवर पॉपुलेशन, ये अपॉर्चुनिटीज, डेमोग्राफिक डिविडेंड, बड़ा मार्केट और सीरियस चैलेंजेस, रिसोर्स स्ट्रेन, जॉब्स क्राइसिस, सोशल अनरेस्ट दोनों लाता है। मैनेजमेंट की है। माइग्रेशन इंडिया में सिग्निफिकेंट है, इंटरनेशनल इंटरनल दोनों, पुल फैक्टर से ड्रिवन है और सोर्स डेस्टिनेशन एरियाज पर कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं। डिविडेंड वर्सेस डिजास्टर, बड़ी यंग पॉपुलेशन पोटेंशियल डिविडेंड है अगर स्किल्ड और एम्प्लॉयड हो, पर ह्यूमन कैपिटल में एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट के बिना डिजास्टर बनने का रिस्क है। डेमोग्राफिक विंटर, फ्यूचर का चैलेंज है, एजिंग पॉपुलेशन और श्रिंकिंग वर्कफोर्स का, जो बहुत लो फर्टिलिटी रेट से होता है। पॉवर्टी लिंक, पॉवर्टी और पॉपुलेशन ग्रोथ एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। साइकिल तोड़ने के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच चाहिए। इंडियाज पॉलिसी कंट्रोल से इवॉल्व होकर वॉलंटरी डेवलपमेंट फोकस्ड अप्रोच एनपीपी 2000 की तरफ गई है। फर्टिलिटी कम करने में सक्सेसफुल रही, पर नए चैलेंजेस पॉलिसी अपडेट्स मांग सकते हैं। कोर्सिव मेथड्स अवॉइड करने चाहिए। ग्रेट समरी। अब लिसनर के लिए थोड़ा एक्टिव रिकॉल टाइम। इन्हें अपने वर्ड्स में आंसर करने की कोशिश करो। 1. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के 4 स्टेजेस को सिंपली एक्सप्लेन करो। 2. इंडिया में किसी शहर की तरफ माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने वाले पुल फैक्टर का एक क्लियर रियल लाइफ एग्जाम्पल दो। 3. डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलिटी बनाने, डिजास्टर नहीं, के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। 4. डेमोग्राफिक विंटर से होने वाला एक मेजर इकोनॉमिक चैलेंज क्या है। 5. माल्थस और मार्क्स के व्यूज में पॉपुलेशन के रिलेशन में पॉवर्टी के कॉज पर फंडामेंटल डिफरेंस क्या था। 6. इंडिया की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का मीडियम टर्म टीएफआर टारगेट क्या था, क्या वो टाइम पर अचीव हुआ। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ, इस पूरी डिस्कशन का कोर मैसेज या सबसे बड़ा टेकअवे क्या था तुम्हारे लिए? व्हाट स्टैंड्स आउट मोस्ट? हियर्स अ लिटिल चैलेंज। क्या तुम इंडिया की पॉपुलेशन डायनामिक्स के मेन आइडियाज, डिविडेंड, टीएफआर चेंजेस, माइग्रेशन को एक इमेजिनरी फ्रेंड को सिर्फ 2 मिनट में समझा सकते हो? रेडी? ट्राई करके देखो। आउट्रो। तो ये थी हमारी आज की गहरी बातचीत पॉपुलेशन डायनामिक्स पर, स्पेसिफिकली इंडिया पर फोकस करते हुए। उम्मीद है इससे सबको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी। सच में सोचने पर मजबूर करता है। तो इस सब का मतलब क्या है इंडिया के फ्यूचर के लिए? ये बड़ा सवाल है ना? इंडीड। और शायद एक आखिरी थॉट जिस पर सोचा जा सकता है, जैसे इंडिया सक्सेसफुली अपना टीएफआर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे ला रहा है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्या हम साथ ही साथ उस इनएविटेबल फ्यूचर चैलेंज के लिए एडिक्वेटली प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एजिंग सोसाइटी का है और जो इसी सक्सेस से शुरू होता है? क्या हम आज के डिविडेंड पर फोकस करने के साथ साथ कल के विंटर की प्लानिंग को बैलेंस कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। एब्सोल्युटली। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो अपने नोट्स में लिख के देखो और की पॉइंट्स को प्रैक्टिस करो। अगर आपको इस टॉपिक पर एक शॉर्ट क्विज या शायद कुछ फ्लैश कार्ड्स चाहिए याद रखने में हेल्प के लिए, तो हमें जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।